और कई चीजें उलझती जा रही हैं, आर्थिक रूप से चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे में एक रिपोर्ट आती है नीति आयोग की जो कहती है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी की जो गतिविधि आय है वो बढ़ गई है। पिछले 3 साल पहले जो 1,03,000 समथिंग थी, वो आज बढ़कर 1,40,000 हो गई है। और मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 के आसपास लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये अपने आप में एक अच्छी खबर है और आंकड़े दिखाते हैं कि असल में हो क्या रहा है। बहरहाल आंकड़ों पर कितना विश्वास किया जाए और इन आंकड़ों को किस रूप में देखा जाए, क्या ये आंकड़े कहीं मध्य प्रदेश में जो चुनाव आ रहे हैं उसको प्रभावित करेंगे और उससे कोई संबंध है इन चीजों का, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा की प्रियंका दुबे जो प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं अक्षय जैन जो आप पार्टी से हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। अक्षय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में मौजूद हैं देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री दिनेश कावड़िया जी। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका जी आपसे बात करना चाहूंगा, ये जो रिपोर्ट आई है ये इसे आप किस रूप में देखती हैं? हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट है और ये आंकड़े निश्चित रूप सकारात्मक एक भाव पैदा करते हैं मध्य प्रदेश को लेकर खासतौर पर, तब जबकि विपक्षी आरोप लगाता रहा है कि मध्य प्रदेश में गरीबी बढ़ रही है, अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ रही है, महंगाई से आम आदमी दो चार हो रहा है। ऐसे में ये रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, रिपोर्ट जो बनाई गई है तो निष्पक्ष ही बनाई जाती है। सरकार जो है निश्चित रहती है कि अपने प्रदेश को खुशहाल बनाए, हर व्यक्ति की खुशहाली और सबके साथ को लेकर के चलना, सबका विश्वास लेकर के चलना इनका मूल मंत्र है। तो निश्चित है कि आय तो बढ़ी है। दूसरी चीज ये है कि जो एक तरीके से देखा जाता है, अगर जो मैं महिला हूं तो मैं एक महिला के सापेक्ष से बात कर रही हूँ कि महिलाओं को जिस हिसाब से आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर सरकार ने जोर दिया है, जिस हिसाब से उस तबके के ऊपर मेहनत की गई है, कोशिश की गई है, तो निश्चित है उसका लाभ प्रदेश को मिला है। जिसका एक सबसे बड़ा अगर मैं एग्जांपल देखूं, जिसमें स्वसहायता समूह के माध्यम से हम अगर देखें, गांव-गांव में जाके परिवेश में देखें, तो लोगों ने अपने हुनर से या अपनी काबिलियत से कहीं ना कहीं इस चीज से अपने परिवार में सहयोग किया है और प्रदेश उसकी सहायता से भी आगे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। मैं उसका सबसे बड़ा श्रेय इस चीज को मानती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर जो फोकस किया है, जो एक तबका एक तरीके से सकते कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों ही बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। पुरुषों की आय पर जितना फोकस किया जाता था या उनके रोजगार पे जितना फोकस किया जाता था, आज बढ़ चढ़ करके महिलाएं अपने आप को स्थापित करने के लिए या ये कह सकते हैं कि आय के प्रति सोचने लगी हैं, कहीं ना कहीं स्वावलंबन के लिए सोचने लगी है। उससे प्रदेश को भी लाभ हुआ और मुझे लगता है इससे भविष्य में भी हमें और हमारी सरकार को और हमारे देश को लाभ होगा। जी, और आपको लगता है कि वाकई आम आदमी की जीवनचर्या में, ठीक है ये आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो गरीब व्यक्ति है उसकी गरीबी में वाकई कोई बदलाव आया है आपको लगता है? क्योंकि आप तो जमीन पर भी रहती हैं, आप लगातार कार्यकर्ताओं के लोगों संपर्क में भी रहती हैं, कुछ बदलाव महसूस कर रही हैं आप आर्थिक रूप से? जी, पहली चीज तो मैं कहती हूँ कि काफी चीजों के सोच में भी बदलाव आया है। अगर हम बात करते हैं आज जिसे हम कहते थे गरीब गरीब गरीब, अगर आप उस चीज पे फोकस करेंगे तो बदलाव लाना मुश्किल होता है। ठीक है, विश्वास जगाना, उनके हुनर को पहचानना, उस हुनर के माध्यम से रोजगार देना। पहले एक लोगों की सोच होती थी कि नौकरी मतलब पैसा, नौकरी मतलब आय, इसके अलावा उस विजन को वो कहीं सोच ही नहीं पाते थे। आज जिस हिसाब से आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करते हैं, रोजगार की अगर हम सापेक्ष की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वावलंबन पे जो विषय पे दिया गया कि आप सीखिए, अपनी कला को निखारिए, उसके माध्यम से आय बढ़ाइए। तो जहाँ विजन चेंज होता है तो व्यक्ति का कहीं ना कहीं देखने का नजरिया, दृष्टिकोण बदल जाता है और उससे व्यक्ति में आय करी है। जैसे अगर हमने कहा जाए कि जो कौशल को बढ़ाया गया है, स्किल को बढ़ाया गया है, स्किल ओरिएंटेड शिक्षा को जो बढ़ाया गया है, उससे लाभ हुआ है। अच्छी बात करी आप गणेश कावड़िया जी। जो स्किल बढ़ी है और उससे लाभ हुआ है, आपको लगता है ये नीति आयोग की जो रिपोर्ट है इसे एक अर्थशास्त्री की नजर से आप क्या किस ढंग से देखते हैं? देखिए पंकज जी, एक तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की रिपोर्ट नहीं है कि कांग्रेस ने या बीजेपी ने बनाई है। एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो साल भर में अलग अलग सैंपल लेके डेटा कलेक्ट करते हैं
और उस डेटा कलेक्शन के आधार पर स्टेट की इनकम को एस्टिमेट वो भी करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी स्टेट की इनकम को एस्टिमेट करती है, इसलिए उन आंकड़ों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। बात आप देखें कि इन कोविड के आसपास के सालों में आप देखें तो ज्यादातर इनकम एग्रीकल्चर से क्रिएट हुई, यानी कोविड ने एग्रीकल्चर को कम से कम प्रभावित किया, इंडस्ट्री को प्रभावित किया। और आप मध्य प्रदेश को देखें भारत के विभिन्न राज्यों की तुलना में, तो मध्य प्रदेश का लगभग 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर, 35% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आ रहा है। और पिछले कुछ सालों से आप इरिगेशन के डेटा देखें, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन एग्रीकल्चर देखें, क्रेडिट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर देखें, ये सब इस बात के साक्षी हैं कि मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर सेक्टर ने एकदम जंप लिया है। और अगर एग्रीकल्चर जंप लेगा तो निश्चित रूप से ओवरऑल इकोनॉमी की एक्टिविटीज बढ़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसके लिंकेजेस इंडस्ट्री के साथ भी है, ट्रेड के साथ भी है, सर्विसेज के साथ भी। तो अगर आपने एक किसी पॉइंट को, एक नाड़ी को अगर पकड़ लिया, उस नाड़ी को इनकेज कर दिया तो पूरी बॉडी में आ जाएगा, और यही इसका रीजन है। एक और बात देखें, बहुत सिंपल सा सिद्धांत है कि जो केचप थ्योरी के नाम से जाना जाता है, कि अगर आपने कभी रन देखा हो, जो लोग दौड़ते हैं और दौड़ने में अगर आपने देखा होगा जो सबसे पीछे रह जाता है वो एकदम जम लेता है और बराबर आने की कोशिश करता है। तो मध्य प्रदेश भी 2004 के पहले तक बहुत पीछे था, और 2004 के बाद भी उन्होंने जल, जमीन और जंगल के ऊपर फोकस किया, पानी पे फोकस किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया। उसका बहुत बड़ा फायदा मध्य प्रदेश की इनकम में मिला। आपको याद हो पिछले साल मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्टैटिस्टिकल कमीशन का अपॉइंटमेंट किया, स्टैटिस्टिकल टास्क फोर्स, और उन्होंने ये एहसास किया कि मध्य प्रदेश में जिले स्तर पर सांख्यिकी संगठन को वायबल बनाना, अगर हमारे पास सूचना भी नहीं आएगी तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, एजुकेशन कितना है, तो बदलाव क्या है। और अगर हम बदलाव का पता लगा पाएंगे तो सेंट्रल से भी हम अच्छा क्लेम ले पाएंगे। और मध्य प्रदेश इस बात में लकी रहा कि जीएसटी के बाद मध्य प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया। बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन बढ़ा। और ये देखिए कि अगर राज्य की रेवेन्यू बढ़ जाएगी तो राज्य का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इनकम को बढ़ना ही होगा। और ये एक रीजन है कि पर कैपिटा इनकम में पुश हुआ है। और संदेह का कोई रीजन नहीं है, संदेह का कोई रीजन नहीं है कि हम देखते हैं कि मतलब इनकम किस पर डिपेंड करती है। इनकम का पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ संबंध देखें, एजुकेशन के साथ संबंध देखें, हेल्थ एक्सपेंडिचर के साथ संबंध देखें तो पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहा है तो हमारी इनकम बढ़ रही है, उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर कि आप जो कह रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में चूंकि कोरोना काल का प्रभाव नहीं हुआ, कृषि के क्षेत्र में हम लगातार बेहतर काम कर रहे हैं और ये कारण है कि ग्रोथ हुई है। इस पे ये एक अच्छा पॉइंट है। हम अक्षय से बात करते हैं। अक्षय जी, ये एक जो नीति आयोग की रिपोर्ट है जो गणेश जी भी कह रहे हैं कि ये वैसी रिपोर्ट नहीं है कि भाजपा ने तैयार करवाई है, ऐसा कुछ है, तो बदलाव तो हुआ है। आपको मध्य प्रदेश में चेंज लग रहा है, आप क्या कहते हैं? सर, मैं डेटा पे बात करता हूं क्योंकि जो टॉपिक है वो डेटा ओरिएंटेड है। हमारी प्रति व्यक्ति आय जो देश का राष्ट्रीय स्तर है वो 1,70,620 रुपए है। मध्य प्रदेश में हम अभी भी 1,40,000 पे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर से हम अभी भी कम है। दूसरे स्टेट से हम कंपेयर करेंगे, गोवा 4 लाख, तेलंगाना 3.17 लाख, राजस्थान 1.5 लाख और छत्तीसगढ़ 1.34 लाख। तो हम महाराष्ट्र 2.4 लाख। तो हम आज भी जो राष्ट्रीय औसत और जो दूसरे प्रदेश हैं उनसे बहुत कम है। हाँ, अगर हम दौड़ में सिर्फ खुद को ही देखेंगे कि हम 2002 में 3 में कहां थे और आज कहां हैं, तो डेफिनेटली अगर दौड़ में हम ही है तो हम फर्स्ट तो आ ही जाएंगे। पर अगर आप राष्ट्रीय औसत और बाकी प्रदेशों से आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हमने बहुत ज्यादा अचीव नहीं किया है। अब मैं कुछ और बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। हमें पूरा डेवलपमेंट एज अ होल स्टेट देखना पड़ेगा। अगर आप कर्जे की बात करेंगे तो
2003-2004 से हमारा कर्जा 16% बढ़ा है, 16 टाइम्स। 3.5 लाख करोड़ के कर्जे पे प्रदेश बैठा है। पिछले 2 साल में 1 लाख करोड़ का हमने कर्जा लिया है, जो टोटल कर्जे का 1/3 है। तो पिछले 2 साल में आर्थिक ग्राउंड्स पे हमारा प्रदेश कमजोर हुआ है, इसीलिए स्टेट को बहुत कर्जा लेना पड़ा है। और ये सब फैक्चुअल है, आप चेक कर सकते हैं। हर आदमी के ऊपर प्रदेश में 41,000 रुपए का कर्जा है। जो 2003-2004 में 3300 रुपए था, वो अब 41,000 क्रॉस कर गया है। और 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद ही हमने 92,000 करोड़ का कर्जा लिया है और 36,000 करोड़ रुपए से ब्याज में पे किया है। सो हम लोग बहुत, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, हमने बहुत हेवी इंटरेस्ट पे कर्जा उठाया है। और कर्जा इसीलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो स्कीम्स हैं वो हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। सर अभी जीएसटी कलेक्शन की बात कर रहे थे सर, महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। क्योंकि आप मुझे बताएं, पिछले 5 साल 10 साल में कोई बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश में लगा हो? ना टाटा का आया, ना मारुति का आया, ना रिलायंस का आया। कोई भी अगर आप देखेंगे, सारी नई फैक्ट्रीज या तो गुजरात में लग रही हैं या महाराष्ट्र में लग रही है। हमारे प्रदेश में नई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लग रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 17वें नंबर पे हैं। सीएम राय स्कूल अब ये 9,000 खोलने की आप बात कर रहे हैं 20 साल बाद। 20 साल में इन्होंने कितने स्कूल खोले और क्या किया हमें नहीं पता। बेरोजगारी में हम टॉप पे हैं, शिशु मृत्यु दर में हम टॉप पे हैं, मैल न्यूट्रिशन, बच्चों के मैल न्यूट्रिशन पे हम टॉप पे हैं। 2200 लोग हमारे भोपाल के जो अनएम्प्लॉयड डिपार्टमेंट है रोज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो अगर आप खाली प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो शायद हमने इंडिविजुअली आगे हम बढ़े हैं, पर अगर आप ओवरऑल प्रदेश का पूरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड आप देखेंगे तो हम डिग्रेड हुए हैं, हम पीछे हुए हैं, हम आगे नहीं बढ़े। ये चलिए प्रियंका जी से बात करते हैं। प्रियंका जी, हम सिर्फ दौड़ में अपने आप को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि हम कमतर हैं। जो अक्षय जी कह रहे हैं कि दूसरे जो डेटा हैं वो हमारे विपक्ष में जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि काम करने की आवश्यकता आज नहीं, सतत बनी रहती है। एक निरंतर प्रक्रिया है, इसे कभी ना रोका जा सकता है, ना ही इससे हम पीछे हट रहे हैं। पर विषय यह है कि उस चीज को दिशा देना, उसके लिए प्रयास करना, योजनाएं बनाना, इसके लिए सरकार सदैव वचनबद्ध रही है। जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर जिन स्टेट से ये कंपैरिजन कर रहे हैं, नो डाउट वहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं तो वहाँ का ग्रोथ जो है अच्छा है। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली अगर इसको आप जो खेती ओरिएंटेड जो स्टेट्स हैं उनसे अगर कंपैरिजन करेंगे, डेफिनेटली हमने ग्रोथ किया है। हाँ, ग्रोथ अब ये है कि कंपैरिजन हमें किससे करना है, ठीक है, कितना किया है और कितना, हाँ जी, किससे करना है, कहाँ तक करना चाहिए। इनका कहना इनकी जगह हो सकता है सही भी हो, ठीक है। अगर ये बात कर रहे हैं कि ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है कि अगर आप जिन स्टेट से बात कर रहे हैं उन स्टेट्स का अगर हम बात करें पर्यटन के हिसाब से भी देखा जाए तो उनका ग्रोथ वहां पर भी है, पर्यटन ओरिएंटेड जगह भी है। तो उस पर भी सरकार आज की डेट में जो हमारे क्षेत्र हैं उनको डेवलप कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों को आय के स्रोत बढ़े, ठीक है। जिसके लिए अलग, जैसे महाकाल लोक की बात कर रही है, देवी लोक की बात कर रही है, जो कहीं ना कहीं से हम लोग आय के नए नए स्रोत जो है वो खेती के अलावा भी जनरेट कर सके, इस पे फोकस किया जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, ये ग्रामीण क्षेत्रों में 41,500 से अधिक स्वसहायता समूह का गठन करके 5 लाख से अधिक परिवारों को जो जोड़ा गया, जिससे उनकी आय पे फर्क पड़ा हुआ है, इसको भी अपन इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा कोविड के दौरान जहां सबसे ज्यादा परेशानियां पैदा हुई, उसमें भी अगर देखा जाए तो 1,41,00,000 से अधिक मास्क और 1,34,000 से अधिक पीपीई किट वगैरह जो है वो हमारे इन्हीं जो छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से क्रिएट किए गए और बेचे गए, और उससे भी हमारे कहीं ना कहीं प्रदेश को आय बढ़ी। तो इन चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। ये अगर हम ये करें कि सिर्फ हम कह सकते हैं कि हम दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप को सदैव डिमोरलाइज करें, उससे बेहतर है कि हम सकारात्मक पक्ष देख करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जी जी, अक्षय जी आपसे बात करूंगा, लेकिन गणेश सर से बात करता हूँ। सर, क्या ये समझा जाए कि मध्य प्रदेश में जो गरीबी और अमीरी के बीच की खाई है वो कम होने की ओर है? क्या पिक्चर बहुत सकारात्मक है, आगे आने वाला दृश्य जो है वो बहुत अच्छा है? ये देखिए, बिल्कुल बहुत सही है। और जो अक्षय जी कह रहे हैं कि हम पंजाब गुजरात से बहुत पीछे हैं, तो एकदम कोई स्टेट बराबर नहीं आ जाएगा। आप देखिए 2004 में भारत की पर कैपिटा इनकम और प्रदेश की पर कैपिटा इनकम में कितना अंतर था, और वो अंतर इन सालों में कम हुआ। ये हमारी ग्रोथ की पहचान है। एकदम हम गोवा नहीं बन जाएंगे, एकदम हम गुजरात नहीं बन जाएंगे।
धीरे धीरे स्लो करेंगे। ग्रोथ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तत्काल रिजल्ट नहीं आते। और जो आप गरीबी बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इनइक्वालिटीज बढ़ रही है, लेकिन तकलीफ ये है कि इनइक्वालिटीज तो बढ़ेगी। अब तकलीफ है कि हम पहले हम इनइक्वालिटीज पे फोकस करें या ग्रोथ पे फोकस करें। अगर हमारा केक ही बहुत छोटा है तो हम किसको बांटेंगे? तो अभी फोकस मेजर गवर्नमेंट का ये था या पूरी दुनिया में है कि हम केक की साइज बढ़ाएं और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज लाएं कि जो गरीबी रेखा से नीचे है वो सफर नहीं करे। और जितने भी आंकड़े आ रहे हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों का प्रतिशत कम हुआ है और ऊपर लिफ्ट हुआ है। इनइक्वालिटी बढ़ी है, लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि कई सारे बड़े प्रोजेक्ट इंडस्ट्री के नहीं आए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की लोकेशन, मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर और मध्य प्रदेश में जो नेचुरल ब्यूटी है वो इस बात के लिए इंस्पायर करती है कि मध्य प्रदेश को सभी सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। और टूरिज्म हमारा बहुत अच्छा बढ़ा है। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के वेयर हाउसेज, क्योंकि मध्य प्रदेश सेंट्रल ऑफ द कंट्री है तो यहाँ से लोकेशनल वाइज एडवांटेज है, तो वेयर हाउसेज हमारे यहाँ आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रही है। टूरिज्म, जैसा कि कहा है, टूरिज्म में मध्य प्रदेश बहुत तेजी से जंप ले रहा है। रिलीजियस टूरिज्म, नेचुरल टूरिज्म, तो ये सब चीजें ऐसी हैं। और इंडस्ट्री का एक अलग इन्वायरमेंट है। अब धीरे धीरे कई हुए हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं। केवल तकलीफ ये बात है कि अभी तक मध्य प्रदेश का जो फोकस है इंदौर, भोपाल, देवास, जबलपुर, ग्वालियर, यही फोकस है। स्प्रेड नहीं हुआ है जितना स्प्रेड होना चाहिए। ये एक सबसे बढ़िया ये एक कारण है जो इनइक्वालिटी दर्शाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात। जी तो ग्रोथ है और आप इस ग्रोथ को जिस तरह आप कंटिन्यू कीजिए, कुछ बोल रहे हैं भाई। तो मैं केवल ये बता रहा था कि एजुकेशन और हेल्थ में भी आप अगर लॉन्गिट्यूडनली यानी 2004 या 2010 से कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि मध्य प्रदेश ने बहुत कुछ किया। लेकिन जो पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक पैरामीटर, मोर्टालिटी की रेट है, अब इनमें एकदम तत्काल अंतर नहीं आता है। अब कई सारी पॉलिसीज जो सरकार की आई हैं उनका असर आएगा। और अभी जो फैमिली हेल्थ सर्वे के जो डेटा है उसमें लग रहा है कि मध्य प्रदेश ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनके कारण काफी बदलाव आया है। एजुकेशन में जेंडर एजुकेशन का गैप कम हुआ है, मोर्टालिटी रेट भी काफी कम हुई है। तो नेशनल लेवल पे पहले बहुत पिछड़े हुए थे, तो बराबर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अप्रोच गवर्नमेंट का ये है कि हम जल्दी से जल्दी नेशनल को क्रॉस करें और जो टॉप फ्रंट राज्य है उनके समकक्ष आके खड़े हों। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अक्षय जी, क्या लगता है आपको? चूंकि समय कम है, हम सीधे बात करना चाहते हैं कि जो चुनाव के ठीक पहले रिपोर्ट आई है, इसका लाभ भाजपा को मिलेगा निश्चित रूप से? सर, एक बिजनेस समिट की बात की सर ने अभी। 3.5 लाख करोड़ के वादे हुए थे इन्वेस्टमेंट्स के हमारे प्रदेश में इन समिट्स में। टोटल 35,000 करोड़ आए। ये हमारे उद्योग राज्य मंत्री दत्ती गाव जी, उन्होंने अभी विधानसभा में इसका जवाब दिया। नहीं आ रहे इन्वेस्टमेंट्स, हम कितना ही डिफेंड कर ले गवर्नमेंट को, ना बेरोजगारी सुधर रही है, ना छोटे उद्योग जिनको लोन देने के वादा हुए। आप डेटा चेक करिए, 10% लोगों को भी बराबर लोन नहीं मिले, क्योंकि ये सारा लोन बैंक्स दे रही हैं और बैंक्स कोई ना कोई वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती हैं, तो वो लोन्स नहीं पहुंचते हैं। 80 करोड़ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट को अनाज देना पड़ रहा है उनकी स्कीम में। क्यों देना पड़ रहा है इतना अनाज हमें सस्ते रेट पे या फ्री में, अगर हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो? देखिए सर, डेटा कलेक्शन के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। इन पैरामीटर्स पे डेटा कलेक्ट किया, इसकी स्टडी भी बहुत जरूरी है। पर स्कूल, हॉस्पिटल, बिजनेस, ये 3 फ्रंट पे हम बिल्कुल फेल हो गए। वरना ना 1,000 रुपए डालने पड़ते, ना किसानों को 3,000 रुपए 6,000 रुपए डालने पड़ते, ना इतने करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देना पड़ता। और कंपैरिजन तो हमेशा सर बाकी स्टेट से ही होगा। सब एक साथ आजाद हुए हैं, सबने एक साथ ग्रोथ करने का स्टार्ट किया। अगर हम पिछड़ गए हैं तो कोई वजह से पिछड़े हैं, तो कहीं जी। पिछले 20 साल से एक ही सरकार है, एक ही मुख्यमंत्री है, तो सवाल तो उनसे पूछने पड़ेंगे कि हम महाराष्ट्र से पीछे क्यों हैं, गुजरात से पीछे क्यों हैं।
जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, दो बातें सर ने, एक तो अक्षय जी ने पहले बहुत आंकड़े दिए थे कि मध्य प्रदेश पे कर्जा बहुत बढ़ गया है, और हम एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जब भी कर्जे की बात करते हैं तो इनकम के प्रोपोर्शन में बात करते हैं, सरकार के रेवेन्यू के प्रोपोर्शन में बात करते हैं कि कितने परसेंटेज था। और अभी भी अगर आप देखें मध्य प्रदेश का जो रेवेन्यू पश्चिम बंगाल से तुलना करें, साउथ के स्टेट से तुलना करें, तो यार फार बेटर। इवन आप पंजाब से तुलना कीजिएगा, जो रेवेन्यू मैनेजमेंट है मध्य प्रदेश का इज फार बेटर देन मेनी अदर स्टेट्स। एक दूसरी बात है कि जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की कुछ लोकेशनल सीमाएं हैं जिसके कारण शायद इंडस्ट्री इतनी अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन सर्विस सेक्टर में, टूरिज्म में, हेल्थ में, एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में बहुत तेजी से एक्सपांड हो रहा है। और ये इस बात का इंडिकेशन है कि सर्विस सेक्टर में मध्य प्रदेश ज्यादा कंफर्टेबल है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन और टूरिज्म में आप जाके देखें, उज्जैन में टूरिज्म का जो करिश्मा हुआ, एवरेज 1 लाख टूरिस्ट पर डे आ रहे हैं। जी जी तो का इम्पैक्ट आएगा। और जो आपने कहा कि गरीबी की बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कैपिटलिस्ट मॉड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा है जो ट्रिकल डाउन नहीं होता है, और इसलिए सरकार को गरीब लोगों की मदद करने के लिए योजना लानी पड़ेगी, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हर जगह आवश्यकता है, हर जगह आवश्यकता है। अच्छा जी, अब तक पहुंचूंगा, लेकिन प्रियंका से बात करते हैं। जी जी प्रियंका जी, बहुत सीधा सवाल है, चुनाव में इसका कोई फायदा मिलने वाला है? क्योंकि रिपोर्ट 4 महीने पहले ही आई है। आपको लगता है कि जो विपक्ष इस बात करता है, गरीबी बढ़ रही है, लोगों की महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं कोई फायदा पहुंचाएगी? निश्चित तौर पे फायदा तो खैर होता है, ऐसी रिपोर्ट्स अगर आती हैं तो नो डाउट फायदा तो होता ही है, लेकिन हमारा उद्देश्य उस रिपोर्ट का फायदा लेना नहीं है। शुरू से ये रहा है कि हमारा प्रदेश किसी भी तरह से तरक्की करे या उसकी उन्नति हो, हम कहीं ना कहीं आगे बढ़े। और अक्षय जी जो कि एक यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी चिंता उनकी जगह भी सही है, ठीक है। मैं उनके डेटा और उनके नॉलेज को कहीं ना कहीं इस चीज को डिक्लाइन नहीं करूंगी कि अगर उन्होंने भी कुछ पढ़ा है, परंतु विषय यह है कि शायद उन्होंने वो पुराना मध्य प्रदेश को ध्यान से स्टडी नहीं किया। अगर उसको स्टडी किया होता और फिर ये डेटा रखते तो शायद इन्हें खुशी भी होती, परंतु ये जिस तरह से सिर्फ उस डेटा को रख रहे हैं, तो यूथ के लिए सिर्फ उतना नेगेटिव प्रोस्पेक्ट पे जाना भी ठीक नहीं है। आप अगर उसको कंपैरेटिवली अगर अपने स्टेट्स में देखेंगे और उसका कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को अपने स्टेट पे इन्वेस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं उस पर हम मेहनत करेंगे, तो सब मिलकर के साथ में विकास करेंगे, इसमें कोई मत नहीं है, ठीक है। अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं और ग्रोथ नहीं किए हैं, तो ग्रोथ कर रहे हैं। इसके पहले जब जैसे इन्होंने कहा कि आजाद हुए थे तो साथ में आजाद हुए थे, तो साथ में हमारी सरकार तो नहीं थी, सरकार हमारी 20 साल से आई है। उसके बाद जो ग्रोथ हुई है तो उसको भी इनको कहीं स्वीकार करना चाहिए कि ग्रोथ तो हुई है। हाँ, अगर उसमें जैसे हमने कहा कि एक हाथ की 5 उंगलियां एक ही शरीर में एक साथ आगे नहीं बढ़ती, 5 उंगलियों में भी अंतर होता है, जबकि शरीर तो एक साथ ही जन्म लेता है और एक साथ ही आगे बढ़ता है ना। तो अक्षय जी इस चीज से भी विचार नहीं कर सकते कि 5 उंगलियां एक क्यों नहीं होती ना, शरीर में ऊपर नीचे रहता है। तो मेरा ये है कि अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, जो एक यूथ के लिए बहुत जरूरी है कि वो पॉजिटिवली किसी चीज को देखे, क्योंकि नेगेटिवली नुकसान हमारे को किसी और को नहीं होना है। देखिए, अच्छी बात कर रहे हैं आप कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन छोटी उंगली से यदि पूछा जाएगा तो शायद कहीं कोई दर्द तो उसका उभरेगा। बहरहाल अक्षय जी, बहुत संक्षिप्त में बात करना चाहूंगा आपसे। जो प्रियंका जी ने कहा है कि आप यूथ को एक निगेटिव एस्पेक्ट से ही बात नहीं कर सकते उनके लिए। नहीं सर, फैक्ट्स को आप नेगेटिव या पेसिमिज्म नहीं बोल सकते। फैक्ट्स तो फैक्ट्स रहेंगे, आप कुछ भी कर लें, कैसे भी उनको तोड़ मरोड़ के उनकी पैकेजिंग कर ले, पर फैक्ट्स तो फैक्ट्स रहेंगे। अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें कर्जे को इनकम के प्रोपोर्शन में देखना पड़ेगा। सर, हमारा रेंट हमारे जीएसडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में पिछले 3 साल में 22% से 26% हो रहा है। तो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रही है स्टेट की, वैसे वैसे हम कर्जा बढ़ाते जा रहे हैं, कर्जे पे ब्याज बढ़ाते जा रहे हैं, और इवेंचुअली इसका भार आने वाली पीढ़ियों पे होने वाला है, सरकार कोई भी हो। और सर, आखिरी बात मैं एंड ऐसे करूंगा कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो इवेंचुअली चुनाव तो लड़ने वाले हैं। वो अगर इस मुद्दे पे आ जाए कि हमने विकास किया है तो हमें वोट करिए, हमने काम किया है तो हमें वोट करिए, तो फिर तो वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए जैसे और भी डेटा आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है।
चलिए अक्षय जी, प्रियंका जी और कावड़िया जी, आपसे बातचीत हुई। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश की ये रिपोर्ट जो है मध्य प्रदेश में कहीं एक सकारात्मक माहौल पैदा करती है, लेकिन असल में आम आदमी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हो, वो आर्थिक रूप से मजबूत महसूस कर रहा हो, तो शायद ये रिपोर्ट बहुत जायज है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आम आदमी के लिए ही सरकार होती है, देश होता है। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए सावधानी न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार। धन्यवाद।